हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कार्बन की संयोजकता के बारे में आपको बताया हुआ था और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने नोट करवाए थे आपको, जो कि आपको पहले बताए जा चुके थे। इसके पिछले वाली वीडियो में आपको मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से संबंधित चीज़ों के बारे में समझाया हुआ है और उससे संबंधित जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने आपको नोट करवाए थे, है ना। जैसे कि उसमें मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, यानी जो भी उसके शब्दमूल होते थे वो चीज़ें आपको बताई गई। शब्दमूल के बाद आपको ये समझाया गया था कि इनमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कौन कौन से आपके अनुलग्न होते हैं जिन्हें आप प्राथमिक अनुलग्न के रूप में जानते हैं, जिसे एन, ईन, आइन कहा गया था। हमने तीनों संरचनाओं के कुछ कंपाउंड बनाए भी थे और आप लोगों से ये कहा भी था कि इनके 5-5 सदस्य आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है ना। तो अभी तक शायद हो सकता है आप लोगों ने वीडियो देखा ना हो, लेकिन जो लोग वीडियो देख चुके हैं वो इसका आंसर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं पहले यहाँ पे कि एक सजातीय श्रेणी के बारे में कि सजातीय श्रेणी क्या होती है, और दूसरा जो कार्बनिक यौगिक होते हैं आपके, उनमें किस तरह की बंध उपस्थित होती है, जो कि पहले बताई जा चुकी है, और वो कैसे बनती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिकों में जो सहसंयोजक बंध की प्रकृति होती है, मतलब जो बंधों की प्रकृति होती है वो कैसी रहती है। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि कार्बनिक यौगिक में बंधों की प्रकृति सहसंयोजी होती है। कैसी? सहसंयोजी होती है। क्या कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में बंधों की प्रकृति सहसंयोजी होती है। मतलब क्या हुआ इसका कि ऐसे बंध जिनमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो साझा होता है उनमें समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। मीन्स परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहा आपने? परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। और सहसंयोजक बंध से बने हुए यौगिक को सहसंयोजक बंध से बने हुए यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक, बातें समझ में आ रही है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे पहले ये समझ लिया कि कार्बन की जो यौगिक बनती है उसकी मुख्य प्रकृति क्या होती है। तो आपने कहा कि वो सहसंयोजी यौगिक होता है, उसमें जो बंध उपस्थित रहते हैं वो सहसंयोजी होते हैं। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं ये आपने बताया अभी कि जहां पर परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। चीजें यहां तक सबको समझ में आई। चलिए अब आगे बात मैं करता हूं पहले यहाँ पे कि कार्बन की जो एक अगली प्रॉपर्टीज होती है वो है श्रृंखलन। क्या है? श्रृंखलन। तो कार्बन परमाणुओं में एक ऐसी विशेष प्रवृत्ति होती है जो स्वयं और अन्य परमाणुओं के साथ एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। कार्बन का एक अन्य परमाणुओं के साथ या स्वयं के साथ एक लॉन्ग चेन, एक लंबी श्रृंखला बनाने की अद्वितीय प्रकृति होती है। कार्बन के इस गुण को ही श्रृंखलन कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? इसमें पहले क्या पूछा गया आपसे, श्रृंखलन क्या होता है। तो श्रृंखलन में आप बता रहे हैं कि कार्बन में स्वयं और अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन में स्वयं और अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर उच्च संख्या में या अधिक संख्या में सहसंयोजी यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। कार्बन के इस गुण को ही उसका श्रृंखलन गुण कहते हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया है कि कार्बन जो होता है इसका एक सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। मतलब कार्बन में सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, गुण विद्यमान होता है। अब देखिए इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टीज इसकी आती है वो है सजातीय श्रेणी की।
किसकी? सजातीय श्रेणी की। इसमें क्या होता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई हैं। सजातीय श्रेणी, श्रेणी इसी को आप समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। तो क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनमें क्रमागत सदस्यों में, जिनके क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, जिनके क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है और वे सभी एक ही सामान्य सूत्र द्वारा बने होते हैं। क्या आपने कहा कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनके प्रत्येक क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है और वह एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निर्मित होते हैं, एक ही सामान्य सूत्र द्वारा वो निर्मित होते हैं, वह सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं CH4 की, जिसको मेथेन कहते हैं आप, C2H6 की, C3H8 की, ऐसे आगे भी। तो क्रमागत सदस्यों की बात की जा रही है जो उसके बाद आ रही है। जैसे यहां देखिए CH4 है और यहाँ क्या है? C2H6 है। तो CH4 यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, इससे एक कार्बन ज्यादा यहाँ पे, चलिए ये लिख दिया। यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 6, तो कितने हाइड्रोजन ज्यादा है? 2। आप क्रमागत सदस्यों में देखते चलेंगे तो सब में CH2 का अंतर आएगा और ये सभी क्या है? एक समान सूत्र द्वारा बने, मीन्स CnH2n+2 द्वारा बनाए गए। आगे और देख लीजिए एग्जाम्पल इसके, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, आगे ऐसे। तो सब में पहले ये चीज क्या नोटिस कर रहे हैं कि क्रियात्मक समूह तो एक जैसा। अब क्रमागत सदस्यों में देख लीजिए अंतर कितने का आ रहा है? CH3 और C2H5, CH3 और C2H5 में अंतर कितने का? वही CH2 का। किसका? CH2 का। तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? जितने भी सदस्य आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, जो भी सदस्य आपको ऐसे मिलेंगे, उनके प्रत्येक क्रमागत सदस्यों में कितने का अंतर आए? CH2 का अंतर आए, तो वो आपके कहलाते हैं क्या? सजातीय श्रेणी। और उनके प्रत्येक क्रमागत सदस्यों में, जो प्रत्येक क्रमागत सदस्य दिखाए जा रहे हैं, उनमें बात की जा रही है। ऐसा ना हो कि आपने इस सदस्य को चुना फिर आप यहाँ से कंपेरिजन करवाने लगे, नहीं। क्रमागत मतलब जो उसके बाद वाला सदस्य, तभी में आपको उसमें CH2 का अंतर देखने को मिलेगा और वो एक ही सामान्य सूत्र द्वारा बना हो, मतलब उसमें एक ही तरह का क्रियात्मक समूह उपस्थित रहे, अगर उपस्थित होता तो। अदरवाइज वो एक ही सामान्य सूत्र द्वारा बनाया गया हो। तो इन सारी स्थितियों में आप उसे क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। एग्जाम्पल नोट करना है तो कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ। परिभाषा समझ में आएगी सबको इसकी ना? चलिए एग्जाम्पल नोट हुआ। CH3OH लिखा है, C2H5OH है, C3H7OH है, C4H9OH है यहाँ पर। तो ये सजातीय श्रेणी आपने देखी अभी। अब इसके बाद आता है आपका एक फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप, जिसको प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं आप। प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह, इसको आप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं आप। इसका दूसरा साथ प्रकारात्मक कहा जाए या क्रियात्मक समूह कहा जाए, दोनों मतलब एक ही है। अब देखिए क्रियात्मक का मतलब क्या हुआ भाई? फंक्शन, फंक्शन का, जैसे आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन को अगर ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है अपना।
आपकी प्रॉपर्टीज मतलब आपकी जो नेचर है, जो प्रॉपर्टीज आपकी है, उसमें थोड़ी बहुत चेंज ही देखने को मिलती है। हो सकता है आपकी स्टाइल कुछ अलग हो, आपके पहनने का ढंग कुछ अलग रहा है, कुछ अलग ढंग के कपड़े आप पहने फंक्शन में, यानी कि आप डेली लाइफ से जो रहता था थोड़ा बहुत चेंज दिखाई देने लगे ना। तो ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप का काम है कि ऐसे परमाणु या परमाणु का समूह, ऐसे परमाणु या परमाणु का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़कर, जो किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़कर उसके गुणों में परिवर्तन कर देता है। क्या कहा आपने? ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह, ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें जो किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़कर उसके गुणों में परिवर्तन कर देता है, उसके गुणों में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, तो उसे आप कहते हैं क्रियात्मक समूह। ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़कर उसके गुणों में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, वो कहलाता है क्रियात्मक समूह। कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं और हमारे इस पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और दूसरी बात, क्रियात्मक समूह तो और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है उनकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। जैसे देखिए, पहला एक क्रियात्मक समूह जो आपका है वो है OH। इसको आप कहते हैं एल्कोहली समूह, एल्कोहली समूह। अभी सिर्फ क्रियात्मक समूह के नाम बताया जा रहा है आपको। दूसरा आपका है CHO, इसको कहते हैं आप एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह। अगला है आपका COOH, ये है कार्बोक्सी समूह, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह। फिर इसके बाद आता है आपका हैलोजन समूह, हैलोजन समूह। हाइड्रोजन जो आपका आता है उसमें FCl Br I, ये होते हैं। मतलब इतने ग्रुप आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे और सभी ये क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। अब आप देखिए, जो मैंने परिभाषा आपको बताई फंक्शनल ग्रुप की, मैंने कहा था परमाणु या परमाणुओं का समूह। भाई यहाँ जो हाइड्रोजन दिखाए जा रहे हैं ये क्या है? परमाणु है। और ये देखिए परमाणुओं का समूह है, परमाणुओं का समूह है। इन्हें ही आप क्या कह रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। अब देखिए, जो इनकी संरचना मैंने आपको दिखाई है, इन दोनों की जो संरचनाएं बनती हैं वो रियल में इस तरह से बनती हैं। ये ऐसे, ये जब कहीं भी जुड़ेंगी श्रृंखला में तो हमेशा एक शीर्ष पर जुड़ेंगी, एक सिरे पर जुड़ेंगी, ठीक। और वैसे भी संरचना बनाते समय आपको ये बताया जा चुका पहले से भी कि जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 रखनी होती है। आपको कितनी रखनी होती है? 4 रखनी होती है। और इस 4 में देखिए, जैसे कार्बन पहले डबल बॉन्ड से यहाँ लग चुका है, ठीक। इसको यहाँ पर एक H हो गया 3 और एक यहाँ पर, जो आगे किसी कार्बनिक यौगिक में जाके जुड़ेगा। तो इस तरह से इसकी संरचना आपने बना दी। ये एल्डिहाइड की संरचना है। एक इसी में और अगर मिल जाएगा, संभवतः होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है कीटोन की संरचना, कीटोनी समूह कहते हैं आप इसे, कीटोनी समूह कहते हैं। ये हो गया आपका। फिर कार्बोक्सिल समूह देखिए ऐसे दर्शाएंगे आप इस तरह से। ये कार्बोक्सिल समूह की संरचना है और ये एल्डिहाइड समूह की संरचना है। तो इतने आपके क्रियात्मक समूह आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इनको नोट करिए, फिर मैं इन पर आगे डिस्कस करता हूं आपसे। परिभाषा सबको समझ में आ चुकी है ना? किसकी? बोलिए सब लोग, परिभाषा सभी को समझ में आ चुकी है ना? बोलो हाँ या ना। आ गई है। हाँ, चलिए इसको जल्दी नोट करिए।
हो गया ये। आगे बताए, नोट कर चुके, संरचना ये भी नोट करना है हमको। हाँ, कई सारे नोट कर लीजिएगा। ये प्रकार्यात्मक समूह हो चुका आपका। अब इसमें हम आप शुरू करने वाले हैं आप क्रियात्मक समूह जो आपको दिए जाएंगे उनके नाम, मतलब क्रियात्मक समूह युक्त जो कार्बनिक यौगिक होगा उसका नामकरण हमको जानना है आपको। तो सबसे पहले मैं एक जनरल फॉर्म इसका बता दूं कि नामकरण कैसे करते हैं, फिर मैं इसको देखूंगा। अगर इसका नामकरण आपको जो मेथड इसके हैं वो समझ में आ जाते हैं तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है उस आधार पर पहले शब्दमूल लिखना होगा प्लस प्राथमिक अनुलग्न लगाना होगा, प्राथमिक अनुलग्न। इसके बाद फिर द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। अब देखिए सबसे पहली चीज जो शब्दमूल आपको बताए गए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जो लोग नहीं देखे हैं वो जरूर देखें इसको, तब ये चीजें उनकी समझ में आएंगी। दूसरी प्राथमिक अनुलग्न, वो भी उस बात उसमें बताई गई है, एन इन आइन का। और जो यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न है, जो स्पेशल आपके फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे जैसे कि OH, CHO, COOH, CO या X, ये लगेंगे तो वहां उसका द्वितीयक अनुलग्न जहां पॉसिबल होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए द्वितीयक अनुलग्न नहीं होता है, वहां उसका पूर्वलग्न ही लगाया जाता है। उनकी चर्चा हम आपसे करेंगे जब उसको पढ़ाएंगे। अब मान लीजिए क्या हुआ कि जो श्रृंखला आपको दी जा रही है उस श्रृंखला में आपको जितने कार्बन मिले हैं उन सबका नंबर आपने दे दिया, लेकिन कोई उसमें ऐसा कार्बन है जिसको नंबर नहीं मिला है तो वो हमेशा शाखा के रूप में जानी जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शब्दमूल से पहले उस शाखित श्रृंखला का नाम लिख देते हैं। तब इसके बाद पहले शाखित श्रृंखला अगर उसमें है तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। शाखित श्रृंखला नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। श्रृंखला का मतलब यहाँ पे हो सकता है एक कार्बन हो या एक से अधिक कार्बन वाला भी मिल जाए। मतलब श्रृंखला में जिस कार्बन को आप अंक नहीं देंगे वही हमेशा शाखा के रूप में जानी चाहिए। ठीक, आइए मैं बात कर रहा हूँ पहले शाखित श्रृंखला का, फिर इसके बाद शब्दमूल का, फिर प्राथमिक अनुलग्न और फिर द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न आपको बताया जा रहा है कि जब कोई स्पेशल टाइप का आप फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच करेंगे तब जाकर के आपको ये लगाना होता है। जैसे OH का अनुलग्न आपको जब पढ़ाया जाएगा वहां भी बताया जाएगा, और अभी आप सुनते रहिए यहाँ पे कि OH का जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो है ऑल। क्या है? ऑल। दूसरा है CHO, उसका होता है L। क्या? L। फिर तीसरा आपका जो होता है इसमें कार्बोक्सिलिक का, उसके लिए ओइक अम्ल। क्या? ओइक अम्ल लगाते हैं। पहले क्या होता है, OH के लिए और CHO के लिए L और COOH के लिए ओइक अम्ल। इसके बाद जो CO होता है वहां पर ओन यूज करते हैं। क्या? ओन यूज करते हैं आप। और हाइड्रोजन जब आता है तो उसके लिए पूर्वलग्न लगाया जाता है, वहां पे वो हाइलो होता है। ठीक है, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे अभी। तो पहले यहाँ और प्राथमिक अनुलग्न मैंने आपको बताया कि इसके पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा है वो जरूर देखें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मिल जाएगा। तो वो है एन इन आइन, इसके कंपाउंड कैसे बनते हैं ये सारी चीजें मैंने बता दी है आपको। शब्दमूल जो मैंने बताया, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये सब। अब देखिए बात इसमें कैसे करनी होती है कि जब भी हम श्रृंखला का चयन करते हैं सबसे पहले हमें एक लंबी श्रृंखला चुननी होती है और ऐसी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। मीन्स क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जब कार्बन की लंबी श्रृंखला आपको मिल जाए तो आप अंकन करना शुरू करेंगे। अंकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। और अब आप जितने कार्बन को नंबर दे चुके हैं वो उसका शब्दमूल आप प्रयोग करिए। श्रृंखला में यदि कोई ऐसा कार्बन होता है जिसे आपने अंक नहीं दिए हैं वो हमेशा एल्किल के रूप में लिखी जाएगी, अर्थात वो शाखित के रूप में लिखी जाएगी। ठीक, एक कार्बन आपका है CH3 से मान लीजिए लगाए हैं कहीं पे, उसको आपने अंक नहीं दिया है तो वो मेथिल के रूप में, रेड में एल्किल के फॉर्म में। ऐसे ही C2H5 कहीं लग गया है, उसे आपने अंक नहीं दिए हैं तो वहां पर एथिल के रूप में। ऐसी शाखाएं वहां पे रहेंगी। हो सकता है इनकी संख्या एक से ज्यादा आ जाए,
भाई एक कार्बन पर CH3 लगा है, दूसरे वाले वही कार्बन पर CH3 लग गया, उसे अंक आपने नहीं दिया है, तो वहां पे डाई शब्द का प्रयोग कर लेंगे आप ना। तो इनकी चर्चा हम आपसे नामकरण में करेंगे जरूर। पहले आपको मैं जो एक जनरल मेथड बता रहा हूं कि अगर आप एक कार्बन देखते हैं, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला आपको दी जा रही है, तो उसमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखिए है या नहीं है। अगर है तो आप प्राथमिकता उसे देंगे, यानी क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रहे कि क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, उस साइड से आप अंकन प्रारंभ करेंगे। जब अंकन कर ले जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस कार्बन को अंक मिला और किस कार्बन को अंक नहीं मिला। ठीक, तो हम उसके आधार पर उसका नामकरण करते चलेंगे। यानी कि अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे IUPAC नामकरण की, यानी कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नामकरण। तो आज के इस वीडियो में हमारा बस यहीं तक रहेगा, और अगला वीडियो मैं 2 या 3 दिन बाद अपलोड करूंगा, इसलिए क्योंकि जब आप इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इसकी पहली वीडियो में, उसका आंसर जब तक सभी लोग के नहीं आ जाते, इसके बाद क्लास 10th की वीडियो कुछ दिन के लिए रोक दी जाएगी। ठीक, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि सब लोग उसका आंसर करेंगे। जितनी जल्दी से करें, जल्द से आप उसका आंसर देंगे, उतनी जल्दी आपको अगली वीडियो इसकी मिलेगी। नॉमेनक्लेचर इतना फिक्स होता है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, सीखिए, और दिक्कत हो तो बताइए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, और जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।